इंक्लूडेड आना चाहिए, ये लिखो ऐसे आना चाहिए, ठीक ना, प्रेस आना चाहिए, समझ गए। तो हम चल रहे हैं आज डिटरमिनेंट के बारे में बताएंगे। डिटरमिनेंट होता क्या है? डिटरमिनेंट एक्चुअली ये है कि डिटरमिनेंट के रूप में पहले हम बचपन क्लास में जब पढ़ते थे तो उस समय क्या करता था, तो हमको एक मॉडुलस सिखाता था। उस समय क्या करता था? मॉडुलस सिखाता था। मॉडुलस कि अगर कोई भी संख्या माइनस में हो तो जब मॉडुलस के बाहर आता था तो वो प्लस हो जाता था, ऐसा रूप होता था मॉडुलस का। लेकिन ये ऊंची कक्षा में जब हम चल गए हैं तो ये 12th के छठा चैप्टर में इसको डिटरमिनेंट के रूप दे दिया है, जिसको हम सारणिक बोलते हैं। हिंदी में सारणिक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो अब देखिए कि एक्सरसाइज 6.1 में कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लिखते हैं। तो उस फार्मूला पर थोड़ा नोट डाउन कीजिए, ध्यान दीजिए कि जो मैट्रिक्स स्टार पॉइंट फार्मूला है, जो मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स नहीं है उसका सारणी नहीं होगा, उसका सारणिक नहीं होगा। जो वर्ग मैट्रिक्स नहीं है उसका सारणिक नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि जितने रो है उतने कॉलम होना चाहिए, वो मैट्रिक्स से जो है वो डिटरमिनेंट होगा। जैसे कि इसके कहने के अकॉर्डिंग टू जो है, अगर मैट्रिक्स होने का शर्त देखें, मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स का रूप है डिटरमिनेंट, लेकिन इसको सिर्फ वो बड़ी कुछ से जब घेर देता है दोनों बगल से तो वो मैट्रिक्स हो जाता है, जब मोड से घेर देता है तो डिटरमिनेंट हो जाता है। तो मैट्रिक्स ये सारणिक होने का शर्त क्या है? सारणिक का यही शर्त होता है कि जितने रो है उतने ही कॉलम होना चाहिए, जितना रो है उतने ही कॉलम होना चाहिए। मेरा फेस आना चाहिए। सारणी का अर्थ होता है जितने रो है उतने कॉलम होना चाहिए। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 1 2 3 1, अगर 1 रो बना है, कितने क्रॉस का बना है रो? R1 R1 बोलते हैं इसको, R2 तो 2 क्रॉस का बना है। तो यहां देख रहे हैं अब कॉलम कितने क्रॉस का बना है, तो C1 C2 बना है। तो यहां देख रहे हैं 2 क्रॉस का ये बना है, तो ये 2 क्रॉस 2 का बना है मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 2 का अगर मैट्रिक्स बनता है तो ये डिटरमिनेंट है। इसको बोलेंगे हाँ ये डिटरमिनेंट है। इसको क्या बोलेंगे? हाँ ये डिटरमिनेंट है। इसको बोलेंगे हाँ डिटरमिनेंट ये है। तो अब देखते हैं कि ये सारणी को अगर डिटरमिनेंट नहीं होने का शर्त इतने है कि सिंपल सी भाषा में समझिए आप कि मतलब डिटरमिनेंट जो होता है वो अगर रो कॉलम बराबर ना हो तो वो डिटरमिनेंट नहीं होगा, अगर रो कॉलम बराबर होगा तो वो डिटरमिनेंट होगा। जैसे 2 क्रॉस 3 बन जाए तो ये डिटरमिनेंट नहीं है, सिंपल में बात करना है। अगर ऐसा कह दे कि 3 क्रॉस 3 का बनता हो तो डिटरमिनेंट है कि नहीं है बताइए, तो बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट होता है। वर्ग मैट्रिक्स जितने भी होगा वो डिटरमिनेंट होगा, जो वर्ग मैट्रिक्स नहीं होगा वो डिटरमिनेंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है इसमें? अब आगे बढ़ रहे हैं हम। अब एक बात और कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट का एक त्रिभुज निकालने के लिए, अगर सारणी में त्रिभुज निकालने के लिए कह दे तो त्रिभुज का अर्थ क्या होता है ये हम देखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगले स्टेप पर चलते हैं हम। अगले स्टेप पर ये है कि देखिए अब अगले स्टेप में कहेगा अगर किसी का त्रिभुज निकाले, कहेगा त्रिभुज निकालें तो क्या करिएगा?
कहेगा त्रिभुज निकालें तो क्या करिएगा। अब सिंपल सी बात है, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए। तो त्रिभुज निकालने का अर्थ कर रहा है कि मतलब जैसे कि आपका मतलब रो कॉलम डिटरमिनेंट 1 2 3 4 1 2 3 1 2। देखिए जितना R1 R2 R3 C1 C2 C3 3 क्रॉस 3 का है, तो ये तो डिटरमिनेंट है बिल्कुल ही। तो इसमें हम देखेंगे क्या कर रहे हैं कि त्रिभुज निकालने के लिए कहते हैं त्रिभुज इक्वल टू व्हाट, कहता है त्रिभुज इक्वल टू व्हाट, कोई भी बात नहीं है, सिंपल सी बात में निकल जाएगा। तो देखते हैं त्रिभुज बराबर लेते हैं तो पहला रो में जो A11 लेंगे, कॉमन कौन लेंगे 11 लेंगे। इसको A11 कहते हैं, A12 कहते हैं, A13 कहते हैं, A21 कहते हैं, A22 कहते हैं, A23 कहते हैं, इसको A31 कहते हैं, A32 कहते हैं, A33 कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो कि पिछली कक्षा में हम ये सारे बात समझा चुके हैं किसको क्या कहते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म जो पढ़ाए थे, मैट्रिक्स चैप्टर जो बताए थे, उसमें सारा बात हम बता दिए थे। तो अब हमको त्रिभुज निकालना है, तो ये A11 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये लाइन खत्म हो जाएगी, ये सिंपल लाइन खत्म हो जाएगी, ये लाइन खत्म हो जाएगी। अब बच गया ये तो 1 2 1 2। चलिए मोड में डाल देते हैं। अब क्या लेंगे कॉमन, यहाँ देख रहे हैं कि क्या है A12 है, तो 12 जो होता है तो 1 + 2 होता है, 1 पर 2 12 होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो विषम संख्या है, इसलिए यहाँ माइनस दे देंगे और 2 कॉमन लेंगे, या फिर मोड का प्रयोग करेंगे, या फिर मोड का प्रयोग किए। अब देखिए ये लाइन समाप्त हो चुका, ये लाइन समाप्त हो गया। अब क्या बचा 4 2 3 2, तो लिखेंगे 4 2 3 2। इतना सिंपल है, डिटरमिनेंट एकदम इजी है, बिल्कुल कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो अब देख रहे हैं कि अब A13 लेंगे कॉमन, तो A13 में क्या है देख रहे हैं 3 है, तो 3 कॉमन लिए, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म हो गया। अब बच गया 4 1 3 1, तो लिख देंगे 4 1 3 1। तो इसमें देख रहे हैं कि अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले से ही बता चुके हैं कि किसको क्या करना है। तो ये देख रहे हैं एक को शुरू करेंगे, 1 गुना 2 तो 2 हुआ, इधर से जैसे करेंगे तो माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे, 1 गुना 2 तो 2 हुआ, पोस्ट बंद किए, फिर यहाँ माइनस है, माइनस दीजिए, 2 का 2 रखिए अभी। अब क्या करेंगे, इससे इसको करना है, इससे इसको करना है, मतलब इसका चिन्ह ऐसे है, इसका चिन्ह ऐसे है। तो ये 4 से 2 को लड़ा दिए तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अगर इसको जैसे लड़ाएंगे तो माइनस लिखेंगे, माइनस लिखे 3 दूना 6 हो गया। कितना सिंपल है। अब देख रहे हैं यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि ये 13 है ना, तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ प्लस होगा तो +3 लिखेंगे। उसके बाद 4 1 3 1 है, तो इसको क्या करेंगे फिर इसी प्रकार से करेंगे, तो 4 1 4 माइनस, जैसे बोले कि इधर से उधर ऊपर करना है तो माइनस लिखेंगे, और 3 1 3। तो कितना सिंपल है। अब देखिए त्रिभुज का वैल्यूएशन क्या आता है, तो यहाँ 2 में से 2 गया 0, यहाँ आपको बच गया 2, 2 में से -4 हो गया, 2 दूना 4 तो -4 हो गया, माइनस ऑलरेडी पहले सेट, प्लस यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, 3 गुना 1 तो 3 हो गया, तो इसका वैल्यूएशन आपको -1 आया। यही इसका आंसर होगा। कितना सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो अगले स्टेप पर चलिए आप। कुछ दम नहीं है, एकदम मैथ को खा के फेंक दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम कहीं नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल। मैथ के साथ खेलिए हमेशा, जैसे गेम के साथ खेलते हैं उसी प्रकार से मैथ के साथ खेलिए, तब देखिए मैथ आपके पास से कभी भी कहीं नहीं जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि हम दूसरी स्टेप में बता रहे हैं फॉर्मूला कि क्या होता है।
दूसरी स्टेप में देखिए इसका मांगता है माइनर। क्या मांगता है? माइनर, जिसको हम उप सारणिक एवं सखंड, माइनर एंड कोफैक्टर जिसको बोलते, देखिए उप सारणिक, उप सारणिक, उप सारणिक एवं सखंड, सखंड इसको बोलते हैं सखंड। इसी का इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं माइनर, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर बोलते हैं। माइनर का मतलब हुआ उप सारणिक निकालना और कोफैक्टर का मतलब हुआ सखंड करना, मतलब सखंड कर रहा है। तो उप सारणिक में देख रहे हैं कि कैसे क्या लिखा जाता है। तो उप सारणिक हम किसी का भी निकालेंगे, आपको इस पर सवाल बनेगा, ये एक फॉर्मूला है। तो उप सारणिक जो होता है माइनर, माइनर, माइनर जो है, माइनर धन चिन्ह लेता है। माइनर कौन चिन्ह लेता है? धन चिन्ह लेता है। माइनर धन चिन्ह लेता है। और कोफैक्टर, कोफैक्टर जो होता है, कोफैक्टर जो होता है ये ऋण चिन्ह लेता है। इसको हम वैसे पॉजिटिव भी कर सकते हैं इस प्रकार से, इसको माइनस इस प्रकार से हम निगेटिव भी कर सकते हैं, जिसको ऋण चिन्ह भी लिख सकते हैं, चिन्ह लेता है। तो अगले स्टेप में हम देखेंगे जिस प्रकार से इसका सवाल आएगा उस प्रकार से हम बताएंगे कि सवाल में कैसे क्या करना है। तभी ये फॉर्मूला हुआ कि माइनर धन चिन्ह लेता है, कोफैक्टर ऋण चिन्ह लेता है। तो एक्चुअली हम देख रहे हैं कि अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अब हम सीधे एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और सारा फॉर्मूला है, सब लिखाएंगे फॉर्मूला हम। इसमें देख रहे हैं कि 6.1 में कितना सिंपल सा सवाल है। देखिए, जो जीनियस बच्चा होता है उसके लिए तो एक बार सिर्फ मतलब डायरेक्शन देने से वो समझ जाता है कि ये सवाल किस ओर जाएगा। सवाल ऑटोमेटिक बोलता है, लेकिन स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि सवाल क्या कर रहा है। तो रूप को चेंज करने से सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रोसेस उसका कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ रूप चेंज होता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 6.1 में देखिए क्या कह रहा है सवाल। 6.1 में एक नंबर का आता है, निम्नलिखित का मान निकाले, एवल्यूटेड दी फॉलोइंग क्वेश्चन है, मतलब मान ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो एक नंबर में आपका सवाल है 7, 5, -2, 3। अब इसको बंद किए, इसका कह रहा है मान निकालने के लिए। तो क्या दिक्कत है, इसको डायरेक्ट बराबर कीजिए, यही 7 या 21। यहां देख लीजिए माइनस है, लेकिन फार्मूला से भी माइनस लगता है, तो माइनस माइनस प्लस 5 गुना 10 हो गया। तो इसका आंसर 31 आया। फर्स्ट नंबर सवाल बन गया सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर सवाल को देखिए क्या है। सेकेंड नंबर कुछ भी दम नहीं है इस सवाल में। सेकेंड नंबर में कह रहा है कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। ये सेकेंड नंबर का सवाल है। ये क्या है, सेकेंड नंबर का सवाल है। इसमें देखते हैं क्या है, कोस स्क्वायर। बताए थे इसको कैसे गुना करना है, ऐसे, और फिर इसमें जैसे गुना करेंगे ऐसे,
ऐसे तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला से ही माइनस चिन्ह आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कोस अल्फा जब डबल होता है, सेम टू मुंह से गुना होता है तो स्क्वायरिंग हो जाता है। तो कोस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, माइनस बोले थे फॉर्मूला से आता है तो माइनस साइन अल्फा दोनों जब सेम मुंह से गुना हो रहा है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब इसी रूप को आप एक रूप और दे सकते हैं, अगर यहां भी छोड़ते हैं तो आपका आंसर हो गया, नहीं तो इसको लिख सकते हैं कोस टू अल्फा। ये फॉर्मूला होता है कोस टू अल्फा का, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी है। अब देख रहे हैं कि 3 नंबर का सवाल क्या, 3 नंबर का सवाल देखिए क्या कर रहा है, टेन अल्फा है, कोसेक अल्फा है, कोसेक अल्फा है, साइन अल्फा है, साइन अल्फा है और कोट अल्फा है। अब देखिए क्या है, इसमें दम में रखा है, इसको ऐसे डिटरमिनेंट से घेर देंगे। डिटरमिनेंट से घेरने के बाद क्या करेंगे, हम इसको हम डायरेक्ट जो नियम बताएं, इस रो से इसको करना, इससे इसको, ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं। क्रॉस फॉर्म में जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, सिंपल सी क्वेश्चन है। इसको लिखेंगे हम 10, सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं कीजिए, 10 अल्फा इंटू कोट अल्फा, इंटू कोट अल्फा गुना के फॉर्म में है। फिर लिखिए, अब बोले थे कि यहां से जैसे होता है ये चिन्ह जब क्रॉस करता है, मल्टीप्लाइड होता है तो माइनस का प्रयोग करते हैं, तो माइनस प्रयोग किए। साइन अल्फा लिखे, साइन अल्फा लिखे, इंटू कोस अल्फा है तो कोस अल्फा भी लिख दीजिए। कोसेक अल्फा है, कोसेक अल्फा है, कोस से बंद कीजिए। अब देखिए, अब ऑटोमेटिक आप जानते हैं कि 10 अल्फा इंटू कोट अल्फा ये क्या होता है, 1 होता है इसका वैल्यूएशन, आप बिल्कुल जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक इसमें से अगर साइन अल्फा है, इसको कोसेक अल्फा है, कोसेक अल्फा को 1/कोस साइन अल्फा करेंगे, कट जाएगा, तो एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा। कितना सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अगले स्टेप पर हम देख रहे हैं। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है, सेम टू यू, वही फॉर्मूला, वही नियम, सब कुछ वही कर रहा है। कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन अल थीटा कोस थीटा, कितना सिंपल है, मोड में कर दिए। तो देखिए जितना रो है उतने कॉलम है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 का बनता है ये सारणी। ये डिटरमिनेंट कितने क्रॉस का, ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस का बन रहा है, 2 क्रॉस 2 का बन रहा है। तो इसको देख रहे हैं कि सिंपल से सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, तो बताए थे कि मल्टीप्लाई करना है, तिरछी मल्टीप्लाई करना है, तो कोस स्क्वायर थीटा इसको करना है। तो यहाँ ऑलरेडी देख रहे हैं कि माइनस पड़ा हुआ है, लेकिन यहां से भी माइनस फार्मूला से चलता है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। पहले चिन्ह परिवर्तन कर लीजिए, चिन्ह लिख लीजिए। तो साइन थीटा दोनों मुंह समान है तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1 होगा। कितना सिंपल है, क्या दम रखा है, ये एक्चुअली कुछ भी दम नहीं है, एकदम फूटिए उड़ जाएगा। बंद।